हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। वो बेसिकली हमारा जो बेसिक यूनिट है इंजीनियरिंग फिजिक्स में वो है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जो कि और उसमें जो है मैं कोशिश करूँगा कि आप बच्चों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर्स में आए हैं वो डिस्कस करूँगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे ट्रिक है उनको सॉल्व करने में। तो ये मैं एक फ्लो चार्ट से आपको ये पूरे का पूरा यूनिट जो है वो कवर करने की कोशिश करूँगा और जो मेन इसके जो फार्मूलाज हैं वो डिस्कस करूँगा और किस तरह से आपको इस पूरे यूनिट को आपस में कनेक्ट करना है वो हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि मैकेनिक्स में है। मैकेनिक्स की दो बेसिक फील्ड है, एक है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और एक है क्लासिकल मैकेनिक्स और एक और है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो जो बेसिक मैकेनिक्स हम इस यूनिट में, जो कि मतलब यूनिट का नेम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और जिसे हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं, जिसे कि इससे हम आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते हैं। तो ये किस तरह से क्यों इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। क्या ये क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं, न्यूटन्स ने दी थी, वो क्यों नहीं सफिशिएंट हो पाया सारे फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने में? क्यों जो है वो आइंस्टाइन को 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत पड़ी? तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की। तो किसने दी थी? ये आइंस्टाइन ने दी थी। अच्छा, अब रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले जो बेसिक है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स को हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं और उसमें गैलीलियन का भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है बच्चों, न्यूटन्स हो गए, गैलीलियन, बहुत सारे जो मतलब साइंटिस्ट ने इस पे कंट्रीब्यूशन दिया था। अब ये जो थी क्लासिकल फिजिक्स, ये पहले वैलिड थी, मानते थे कि ये सारी जो है वो कंप्लीट हैं, जो बेसिक्स लॉज हैं न्यूटन्स के, या जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मतलब गैसेस है, बहुत सारे लॉज हैं जो कि क्लासिकली डील करते हैं हम जो भी हमारे यूनिवर्स में फिनोमिना हो रहे हैं। पर हुआ ये कि जब भी वेलोसिटी जो है वो c के अप्रोक्सीमेट, मतलब कि जब वेलोसिटी और द पार्टिकल, ठीक है, वो यदि c को कंपेरेबल हो जाए तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो होती है वो फेल हो जा रही थी। मीन्स सिंपल सा एग्जांपल है कि जो फोर्स इज इक्वल टू ma, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ है, वो क्या हो रहा था, जैसे जैसे वेलोसिटी c को अप्रोच कर रही थी तो ये लॉ जो है वो F इज गामा क्यूब ma बन जा रहा था। ठीक है, तो अब हम ये ढूंढेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। और गामा जो है दैट इज बेसिकली, हम बात करेंगे आगे, 1/1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी डिपेंडेंट है, ये b क्या है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। तो हम ये डील करेंगे कि इसलिए जो था, और ये इट इज अगेन कन्वर्ट बैक इनटू F इक्वल टू ma, जब ये वेलोसिटी जो है वो c से बहुत कम होगी। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो एक तो चीज हमें पता चल गई कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आइंस्टाइन को ये लगा कि जब वेलोसिटी c को अप्रोच कर रही है कोई भी फिनोमिना है, तो ये वाले लॉ जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ जो थे वो सफिशिएंट नहीं थे उन फिनोमिनन को स्टडी करने में। ठीक है, इसमें एक और मैकेनिक्स भी है, क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि हम नेक्स्ट मतलब यूनिट में उसका मैं वीडियो आपको बनाऊंगा बच्चों। तो अब ये बात करते हैं कि ये सबसे पहले समझने की जरूरत है कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स मतलब कि रिलेशन, रिलेटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन, कि एवरीथिंग इज रिलेटिव। क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या था, एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है कि सपोज करो कि कोई मास है, ठीक है, अंडरस्टैंड, कोई मास है, तो यदि मतलब एब्सोल्यूट का मतलब है कि चाहे कहीं पे भी आप उसको मेजर कर ले, मास सेम ही रहेगा, एब्सोल्यूट रहेगा, मतलब
फिक्स रहेगा। पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या है कि मास एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है, इट इज बेसिकली ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको ध्यान रखनी है इस यूनिट में कि आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, 3 चीजें। एक तो है रेस्ट फ्रेम, सेकंड है मूविंग फ्रेम एंड इवेंट, मूविंग फ्रेम, एंड थर्ड क्या, इवेंट। ये 3 चीजें आपको यदि समझ आ गई तो ये पूरे का पूरा यूनिट आपको क्या हो जाएगा बच्चों, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गैलीलियन अब रेस्ट फ्रेम की। तो सबसे पहले एवरीथिंग इज रिलेटिंग, नथिंग इज एब्सोल्यूट अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब ये नथिंग, तो अब इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहले इसको समझना जरूरी है, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसमें क्वेश्चन आता है कि दैट इज टू फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसमें हम यहां बात कर रहे हैं रेस्ट फ्रेम। तो ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेके जो है वो डिजाइन की गई थी। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है बच्चों, कि ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड हो। जैसे आपको क्या करना है, जब आपको एग्जाम में जाना है तो बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एवरीथिंग जो भी आप एग्जाम में करोगे सब में जो वो डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है और डायग्राम में पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको जो है वो इस पूरा के पूरा इंफॉर्मेशन आपको इस डायग्राम के थ्रू दे देनी है बच्चों। ठीक है, और ध्यान रखना कि ये डायग्राम जो है वो आप पेन से बनाए, पेंसिल से ना बनाए। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहली बात है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमारे पास रेस्ट फ्रेम है और ये मूविंग फ्रेम है। तो ये 2 फ्रेम है और ये फ्रेम वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। देखो 3 चीजें हैं, ये है रेस्ट वाली फ्रेम जिसमें यहां पे ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर मतलब जो मेजर कर रहा है जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम यदि रूम में बैठे हुए हैं तो वो एक क्या, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है रेस्ट। और यदि ट्रेन में बैठे हुए हैं मतलब कि मूविंग है विद वेलोसिटी v, तो वो क्या हो गया, ये पर्सन क्या हो गया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया जिसे हम मूविंग फ्रेम बोलेंगे। और जो वेलोसिटी v के साथ मूव करा और एक इवेंट यहां पे p होगा। ये 3 चीजें आपको इस पूरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ पे रॉड आ जाएगी, टाइम डायलेशन में यहाँ पे क्लॉक आ जाएगा, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम की हम बात करेंगे तो जो वेलोसिटी की एडिशन होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मास आ जाएगा, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। तो ये डायग्राम आपको हर इन क्वेश्चंस में इस तरह का डायग्राम होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब 3 चीजें हैं, एक है रेस्ट फ्रेम, दूसरी है मूविंग फ्रेम और तीसरा है इवेंट। अब आपको क्वेश्चन था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड है, न्यूटन्स लॉ आर वैलिड, और वो क्या है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसका मतलब वो हो गया कि एक्सेलरेशन शुड बी 0 और नॉन मतलब इनर्शियल फ्रेम में जहां पे कि न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है और वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है। सिंपल सा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया। अब इनर्शियल फ्रेम और जो जैसे कि ये यदि इनर्शियल फ्रेम है रेस्ट वाली तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। और यदि ये इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा
तो ये क्या होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। जैसे मैरी गोल्ड है, जो झूला ना बच्चे ऐसे मूव करता है, ठीक है, तो हर डायरेक्शन चेंज होने पे उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होगा तो उसकी जो है वो एक्सेलरेशन उसका चेंज, मतलब कि एक्सेलरेशन फिक्स नहीं होगा, वो एक्सेलरेटेड फ्रेम होगी। तो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो इनर्शियल फ्रेम को लेके डिजाइन की गई है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इनर्शियल, ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, आई थिंक 2-3 साल के लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स में। तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरह से आपको समझाना है बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अच्छा अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझ आ गया, रेस्ट में। और ये इवेंट, कोई भी इवेंट अकर हो रहा है, और ध्यान रखना इवेंट डिपेंड करता है कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इवेंट हो रहा है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि इवेंट मतलब कि रॉड की लेंथ को मेजर करना है, तो वो रॉड यहां रखी हुई है, इस मूविंग फ्रेम में रखी हुई है या इस रेस्ट फ्रेम में रखी हुई है, ये इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और एब्सोल्यूट इस क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या है कि लेंथ सेम ही रहेगी, चाहे इसमें रखो, इस वाली फ्रेम में एस डैश में रखो, चाहे एस में रखो, अंडरस्टैंड। तो रिलेटिव का वर्ड मतलब आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद एवरीथिंग, फिर आइंस्टाइन ने क्या किया कि अपने पोस्टुलेट्स दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज किया लॉरेंज ने अपनी एक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देने में। इससे पहले जो था वो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी। अच्छा, इससे सबसे बड़ी बात है कि जब आइंस्टाइन ने बोला कि सब कुछ रिलेटिव है, तो माइकलसन मोरले ने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया। माइकलसन मोरले ने कि नहीं, कोई ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट करती है जो कि क्या है, एब्सोल्यूट है, और उससे जो था वो ईथर था। तो ये भी क्वेश्चन था कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, क्या है उसके नेगेटिव रिजल्ट क्या है, ये भी बहुत आता है, और इसकी डेरिवेशन भी पूछी जाती है बच्चों, ठीक है। तो माइकलसन मोरले ने कोशिश की कि उसने आइंस्टाइन की इस बात को मना कर दिया, मतलब थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हुआ कि नहीं, ये आइंस्टाइन ने जो बोला कि एवरीथिंग इज रिलेटिव, बट कोई ऐसी फ्रेम है इस पूरे यूनिवर्स में जो कि एब्सोल्यूट है, तो उसने कंसीडर किया ईथर। ईथर एक मीडियम लिया जो कि क्या है, सारे मतलब यूनिवर्स में फील्ड है, और वो उसका कोई फ्रिक्शन नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है बच्चों, और होमोजीनियस है, अंडरस्टैंड। तो ईथर एक मीडियम है जो कि एब्सोल्यूट, और माइकलसन मोरले ने वेलोसिटी ऑफ अर्थ और लाइट मेजर करने की कोशिश की विद रेस्पेक्ट टू दिस ईथर मीडियम। ईथर फिक्स है, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, और एक्सपेरिमेंट मैं ऑलरेडी ये वीडियो बना चुका हूं, ये सारे वीडियोस, ये कोई आपको समझ नहीं आता तो आप वीडियोस में जा सकते हैं। तो माइकलसन मोरले ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उसे एक फ्रिंज शिफ्ट मिली, और उस फ्रिंज की शिफ्ट जो उसने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया कि 2 उसने मिरर लिए, एक along the direction of the मोशन ऑफ द अर्थ, और एक जो है वो क्या किया, परपेंडिकुलर में किया। तो 2 डायरेक्शन में उसने क्या कर दिया, एक मिरर रखा और लाइट पल्स दी, तो 2 मिरर से जो लाइट वापिस आके एक टेलीस्कोप पे मिली, तो वहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न हुआ। तो उससे जब वो रेस्ट पे था तब उसने नोट कर लिया, जब अर्थ मूव करने लगी तो अपरेटस भी मूव हुआ विद रेस्पेक्ट टू ईथर, तो दोनों के बीच में इंटरफेरेंस पैटर्न की में फ्रिंज का शिफ्ट हुआ। और ये फ्रिंज शिफ्ट को थ्योरेटिकली जो वो एक्सपेरिमेंटली ये 2LV² L² और ये लैम्डा, ये जो फ्रिंज शिफ्ट थी, ये जो है वो मेजर की किसने बच्चों, ये मेजर कर ली, ये थी माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट ने ये फ्रिंज की शिफ्ट मेजर की। अब ये जो फ्रिंज की शिफ्ट थी, जब इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया गया तो ये फ्रिंज शिफ्ट जो थी वो 0, मतलब कि 2 मिरर से, कौन कौन से मिरर, एक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द अर्थ, और एक जो है था
परपेंडिकुलर, दोनों मिरर के बीच में टाइम डिफरेंस आया, मतलब पाथ मतलब डिफरेंस आया, उस पाथ मतलब डिफरेंस की वजह से फ्रिंज शिफ्ट जो थी वो आई। ठीक है, कब? जब रेस्ट पे था, फिर कुछ टाइम बाद वो जब मूव किया, दोनों के बीच में फ्रिंजेस जो थी वो शिफ्ट हुई, मतलब 1 जो 2 में शिफ्ट हो गई, 2 जो वो 3 में शिफ्ट हो गई। तो ये फ्रिंज शिफ्ट जो थी वो कैलकुलेट की थ्योरेटिकली, पर एक्सपेरिमेंटली ये फ्रिंज शिफ्ट 0 हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि माइकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, और इसका मतलब कि कोई भी एब्सोल्यूट फ्रेम एग्जिस्ट नहीं करती है, एवरीथिंग इज रिलेटिव। तो इस तरह से माइकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंट, और इसको फिर इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला। क्यों मिला? क्योंकि ये जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इसने बता दिया कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो मतलब इट इज द पिलर ऑफ द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये फ्रिंज शिफ्ट आप टाइम बहुत, मतलब आप यदि थोड़ा सा मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो मैंने सारी डिस्कस कर रखा है। तो माइकलसन मोरले के नेगेटिव रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव तो क्या था कि अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? माइकलसन मोरले का ऑब्जेक्टिव हुआ कि एक ईथर, एक एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सर्च करना, टू डिटेक्ट द एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और फेलियर हो गया। अब नेगेटिव रिजल्ट पे भी ये ईथर ड्रैग थ्योरी है, लॉरेंज मतलब फिट्जगेराल्ड मतलब की कॉन्ट्रैक्शन, वो एक थ्योरी है, बहुत सारी है जो कि इसको फिर डिफेंड करने की कोशिश की, इनके नेगेटिव रिजल्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो ये क्वेश्चन माइकलसन मोरले पे भी पूछा जाता है, लास्ट के 2-3 ईयर में इसको पूछा गया है बच्चों, व्हाट इज इट्स नेगेटिव रिजल्ट। तो ये आपको डिस्कस करना है। अच्छा, अब इसके बाद माइकलसन मोरले, अब ये एक आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी आती है बच्चों। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, अब ये क्लासिकली ये था, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का मतलब है कि यदि 2 पर्सन है, एक ने कोई इवेंट देखा, जैसे इवेंट देखा जैसे कि एक फ्लैश हुआ, किसी ने एक क्रैकर्स देखा कि क्रैकर्स फायर हुआ है, तो दो ऑब्जर्वर, एक रेस्ट पे जो कि अर्थ पे है, प्लेटफॉर्म पे है, और एक जो है वो ट्रेन में मूव कर रहा है, तो उस इवेंट को उसने देखा। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन चाहिए। एक ने देखा तो दूसरे ने क्या देखा, तो पहले ने यदि मेजर कर लिया तो दूसरे ने क्या मेजर किया, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लेते हैं, और क्लासिकली जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इक्वेशन है। तो यदि P है दैट इज x बाई जेड एंड t, और x डैश बाई डैश जेड डैश एंड t डैश, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट मेजर बाय द एनी इवेंट, कोई वर्ड मूव कर रहा है और ये ट्रेन मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, ठीक है, विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये x बाई जेड मेजर किया इस वाली फ्रेम ने, 1 वाली ने, और x डैश बाई जेड डैश और t डैश मेजर किया s डैश फ्रेम ने। तो टोटल यदि हम यहां से बात करें तो यदि हम देखेंगे तो x डैश क्या होगा, x माइनस वी टी, ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, तो ये टोटल हो गया vt, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ इसकी, तो ये हो गया ये मतलब दैट इज बेसिकली ये जो हमारे पास ये वेलोसिटी v के साथ मूव किया, तो इसने मेजर किया x डैश। यदि हम x एक्सिस की तरफ बोल रहे कि x एक्सिस का हम कैसे देखिए, x एक्सिस की तरफ ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये x डैश हो गया, ये पूरा हो गया x मेजर किया, और ये बीच का कितना हो गया वेलोसिटी vt। तो टोटल x डैश इज इक्वल टू x माइनस बी टी, बाई डैश इज इक्वल टू बाई माइनस वी टी, और z डैश इज इक्वल टू z माइनस वी टी। ये क्या हो गया, सॉरी, हाँ यदि आप, हाँ ये तो कौन, पर यदि x एक्सिस की तरफ मूव करें तो बाई डैश इज इक्वल टू बाई, और z डैश इज इक्वल टू डैश, और t डैश इज इक्वल टू t अकॉर्डिंग टू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और आपको एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो पहले आपको ये ड्रॉ करना है, और ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन पोजीशन, और इसकी हम बात करेंगे। अब हम इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वेलोसिटी में, तो इसको हम मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा dx डैश अपॉन dt डैश, और t डैश इक्वल टू t, तो ये आ जाएगा u डैश इज इक्वल टू u माइनस v। इसको हम u ले ले पूरा, ठीक है, मतलब यहां पे x डैश इज इक्वल टू x माइनस b,
बाई डैश इक्वल टू बाई, जेड डैश इक्वल टू जेड। तो इसको हम एक कॉमन ले ले जनरलाइज तरीके से, यू डैश इज मतलब वेलोसिटी मेजर बाय द मूविंग फ्रेम और दैट इज द यू इज द रेस्ट फ्रेम, और वी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू फ्रेम। ठीक है, तो इसका मतलब आपको आता है कि शो दैट द गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज इनवेरिएंट अंडर द, नॉट इनवेरिएंट मतलब कि दैट इज चेंजिंग इन द गैलेलियन, मतलब कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट इनवेरिएंट। ठीक है, तो ये वाली आपको प्रूव। अब आया कि एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट, क्वेश्चन आता है कि शो दैट इन गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट। तो यहां से देखिए इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करिए, तो a डैश इज इक्वल टू a, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ये s डैश ने मेजर किया, ये s ने मेजर किया, और ये दोनों क्या है, सेम है। ये क्वेश्चन आता है, तो सिंपल सा बस आपको ड्रॉ इस तरह से याद करना है और a डैश एज आपको कैलकुलेट करके बता देना है कि एक्सेलरेशन जो है वो इनवेरिएंट है। अब क्वेश्चन ये है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत क्यों पड़ी। अब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स क्या हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स है कि न्यूटन्स लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ है कि इन इनर्शियल फ्रेम ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर वैलिड। सेकंड फ्रेम क्या है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर मतलब ये जो ऑब्जर्वर एक रेस्ट फ्रेम पे बैठा है और दूसरा मूविंग फ्रेम पे, सेम ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब रेफरेंस बोलो या फिर ऑब्जर्वर बोलो। तो अब इस गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ने ये वाला जो सेकंड पोस्टुलेट्स है उसको क्या कर दिया, फेल कर दिया। कैसे, जैसे सपोज करो कि ट्रेन के अंदर है, उसने एक पल्स जलाई, तो उसने वेलोसिटी मेजर कर ली c डैश, सपोज करो, हाँ ऐसे भी कर लो कि इस रेस्ट में प्लेटफॉर्म पे कोई है, उसने क्या कर दिया, एक फ्लैश ऑन कर दी, टॉर्च को ऑन कर दिया, उसने उसकी वेलोसिटी को मेजर कर लिया c, ये ट्रेन की वेलोसिटी है रिलेटिव टू द रेस्ट v है, और ये कितनी हो गई, दैट इज c डैश। इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी दोनों ने अलग अलग मेजर कर ली, रेस्ट वाले में जो प्लेटफॉर्म में तो उसने c मेजर कर ली, तो c माइनस b जो मेजर कर ली मूवी। इसका मतलब हुआ कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो थी वो फेल हो गई। कब, जब वेलोसिटी c की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है बच्चों, कर रही है। तो इसी अब तो ये क्वेश्चन आपको एक पूरे का पूरा क्वेश्चन बनता है, बस आप इतना करोगे तो इट्स ओके। आपको ये भी आ सकता है कि शो दैट द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट फॉलो द आइंस्टाइन पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी। तो इतना आपको ये आ सकता है। तो ये आपको क्वेश्चन लगभग 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, देखो कितना सिंपल है, आप इतने में कवर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की हम बात करें। अब हम बात करते हैं कि अब गैलीलियन तो फेल हो गया, तो अब लॉरेंज ने क्या कर दिया, इन पोस्टुलेट्स को यूज करके कौन कौन से, जो कि आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स है, उनको यूज करके एक लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मतलब कि एक ऑब्जर्वर ने, रेस्ट ने यदि मेजर कर लिया है, तो मूविंग वाले ऑब्जर्वर मतलब कि ट्रेन में जो बैठा हुआ ऑब्जर्वर है, उसने इवेंट को मेजर किया, तो वो क्या था, तो एक ने मेजर किया, तो दूसरे को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम आप मान लीजिए कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी, दैट इज बेसिकली x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यदि सपोज करो कि ये s फ्रेम है, ठीक है, और ये s डैश फ्रेम है, कोई इवेंट यहां पे हुआ, कोई भी
इवेंट हो सकता है। इवेंट मतलब कि टाइम को मेजर करना है, लेंथ मेजर करनी है, मास को मेजर करना है, वेलोसिटी की हम बात करेंगे। एक्स बाई जेड एंड टी ये मेजर की एस ने, और एस डैश ने मेजर कर दी एक्स डैश बाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। सपोज करो कि 10 मीटर है, 10 एक्स एक्सिस की तरफ 20, जो बाई एक्सिस की तरफ जेड जो वो 30 है, वो किसी 5 सेकंड में, ठीक है, मेजर किया कोई इवेंट एस ने, और एक्स डैश बाई डैश जेड डैश और टी डैश टाइम ये मेजर किया एस डैश फ्रेम ने, ठीक है। अब इन अंडरस्टैंड, तो अब ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v। तो अब इन दोनों को रिलेट करना, यदि ये एक्स एक्सिस की तरफ मूव करे, ध्यान रखना हम सिंपल केस ले रहे हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस बी टी, बाई डैश इक्वल टू बाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड एंड टी डैश इक्वल टू, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मैंने इसका वीडियो बना रखा है। ये कहां से आया है? दोनों पोस्टुलेट्स को यूज करके ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आई है। एंड टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स, सॉरी दैट इज द टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। और ये होगी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जब एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है बच्चों। तो ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो आपको ये लिखना है। और इनवर्स की बात करें तो एक्स यहां पे आ जाएगा, यहां पे माइनस का। अब क्या कर रहा है कि ये रेस्ट पे है, ये मूव कर रहा है, इनवर्स कर दिया, तो यहां पे एक्स आ जाएगा और वेलोसिटी क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन, इसके लिए ये नेगेटिव वाला, तो यहां पे प्लस, तो ये x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस बी टी, और बाई इज इक्वल टू बाई डैश, जेड इज इक्वल जेड डैश, और टी डैश टी इज इक्वल टू टी प्लस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको 2 नंबर में पूछी जा सकती है। अभी देखना इवेंट जो है वो एस डैश में हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों, अंडरस्टैंड। और ये जैसे एक्स मेजर किया रेस्ट वाले फ्रेम ने और उसकी वेलोसिटी v है दोनों के बीच में किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो एक्स डैश ने क्या मेजर किया कि मूविंग वाले फ्रेम ने वो ये मेजर किया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। और इसको ध्यान से देखिए, यदि वेलोसिटी c से बहुत कम है तो ये वाला फैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। इट इज अगेन कन्वर्ट बैक इनटू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, बाई डैश इक्वल टू बाई, जेड डैश इक्वल टू जेड एंड टाइम डैश टी डैश टी, मतलब कि टाइम क्या है, एब्सोल्यूट है गैलीलियम के अकॉर्डिंग, और यहां पे एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्या है, ऑब्जर्वर क्या है, डिपेंडेंट है, कि रेस्ट वाला क्या मेजर कर रहा है और मूविंग वाला क्या मेजर कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये आपको 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है और इसकी डेरिवेशन भी कई बार पूछी जा सकती है, ठीक है, पर ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस भी आते हैं न्यूमेरिकल्स, अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बाद आपको जो यूनिट है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी एंड एनर्जी मास इक्विवेलेंस, ये 4-5 टॉपिक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, अब मैं यहां पे करूं, ठीक है, अब मैं यहां पे लेंथ की बात करूं कि लेंथ जो है अकॉर्डिंग टू द गैलीलियन लेंथ इज एब्सोल्यूट, लेंथ इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब कि फिक्स है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो हम अब बात करें तो इसका मतलब कि ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ है, यदि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये मार्कर है, यदि मैं इसको लेके मूव कर रहा हूं, ट्रेन में जा रहा हूं, आप रेस्ट में हैं, तो इसका एब्सोल्यूट का मतलब कि इसकी मार्कर का जो लेंथ है वो सेम रहेगी। पर यदि ट्रेन यदि वेलोसिटी ऑफ लाइट को अप्रोच करेगी तो ये मार्कर जो है वो मेरे लिए तो सेम रहेगा, दैट इज प्रॉपर लेंथ, क्योंकि ये मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ये मैं हूं, ये आप जो है सपोज करो ट्रेन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ये
अंडरस्टैंड, मतलब या फिर आप ऐसे बोल लीजिए कि आप यहाँ पे रेस्ट पे घर पे बैठे और मैं यहाँ पे ट्रेन में मूव कर रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या है, ये प्रॉपर लेंथ है। किसके? मेरे लिए, क्योंकि मेरे फ्रेम में इसकी लेंथ सेम रहेगी। पर आपके लिए वो लेंथ क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्टेड अपीयर होगा आपको होगा, मुझे नहीं, क्योंकि ये मेरे फ्रेम, तो ये मेरे लिए क्या होगी? प्रॉपर होगी। मतलब कि इसको बोलते हैं प्रॉपर लेंथ, जिसमें जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसको रखा गया है। जैसे सपोज करो इस एस डैश फ्रेम में इसको रखा गया है, तो एल नॉट क्या हो गया? प्रॉपर लेंथ होगी, डेट इज x1 डैश, ये x2 डैश। तो यहां पे x1 डैश और x2 डैश, ये क्वेश्चन आता है बच्चों बहुत, लास्ट से व्हाट इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये x1 डैश डेट इज ये होगी प्रॉपर लेंथ, क्योंकि ये इस एस डैश फ्रेम में है, मतलब मेरे फ्रेम में है। अच्छा, अब इम्प्रॉपर लेंथ जो आप मेजर करोगे डेट इज इम्प्रॉपर, डेट इज x1 माइनस x2। अंडरस्टैंड? अब यहां से बच्चों, अब x1 डैश माइनस x2 डैश, अब मैं यहां पे उसको x1 माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगा दूं, सॉरी, दैट इज द टोटल लेंथ इज x2 डैश माइनस x1 डैश। ये ध्यान रखना, ये टोटल L नॉट कितना हो गया? x2 डैश माइनस x1 डैश, और ये x2 माइनस x1। ध्यान रखना बच्चों, है ना? ठीक है, टोटल लेंथ x, जैसे ये है लेंथ टोटल, तो यहां मैंने देखा तो दैट इज x2 डैश और ये है x1 डैश, तो दोनों मेरे लिए क्या हो गया? ये जो हो गया प्रॉपर लेंथ होगी x2 डैश, क्योंकि ये मेरे फ्रेम है, और ये आपके लिए क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्टेड होगी, लेंथ होगी। तो अब हम यहां पे इसको पुट कर देंगे, दैट इज बेसिकली x2 डैश माइनस बी टी, x1 माइनस बी टी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जब हम इसको लिखेंगे बच्चों, तो ये कितना होगा? डेट इज बेसिकली लेंथ, तो ये लेंथ हो जाएगी x2 माइनस x1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। x2 डैश, हाँ ध्यान रखना, ये हमारे पास हमने क्या किया है? इस L नॉट को, दैट इज L नॉट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर, मतलब x2 डैश माइनस x1 की हमने ये लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब ये L नॉट आ गया, तो टोटल ये लेंथ होगी L इज इक्वल टू L नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फार्मूले में बच्चे बहुत गलती करते हैं, कभी इसको मतलब कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट में कम होना, मतलब कि L इज लेस देन L नॉट, तो ध्यान रखना कि 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, इज ऑलवेज लेस देन, मतलब कि वेलोसिटी जो हमेशा सी को अप्रोच नहीं करेगी, सी नहीं होगी, सी से थोड़ी सी कम होगी, तो ये वाला जो फैक्टर है वो 1 हो जाएगा, तो L अगेन L नॉट आ जाएगा। तो यदि ये रेस्ट पे आ जाएगा, यदि वेलोसिटी बहुत कम होगी, तो L इज इक्वल टू L नॉट आएगा, नहीं तो लेंथ क्या होगी? कॉन्ट्रैक्टेड अपीयर होगी। ये आपके लिए है और ये मेरे लिए, क्योंकि ये प्रॉपर लेंथ होगी और ये इम्प्रॉपर लेंथ होगी। तो आपको प्रॉपर लेंथ और इम्प्रॉपर लेंथ के बीच का भी डिफरेंस आप बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये लेंथ